नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें विस्तार के साथ दिखाते और समझाते हैं। सबसे पहले बात हम आज पुणे की करेंगे, क्योंकि पुणे जिले के मावल तहसील के तले गांव दाभाड़े से लगे कुंडमाल क्षेत्र में एक पुराना लोहे का पुल ढह गया। यह पुल इंद्रायणी नदी पर बना था, जहां पानी के तेज बहाव की वजह से यह पुल ढह गया। यह पुल कई महीनों से वाहनों के लिए बंद था, मगर कहा जा रहा था कि यह फिर भी खुला था, जिस पर कई पर्यटक और स्थानीय लोग भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इकट्ठा हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल पाई है। अब बताया जा रहा है कि पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद मावल तहसील में भी बूशी डैम और लोनावला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पिछले सप्ताह बंद कर दिए गए थे। हर स्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। नतीजतन आसपास के पर्यटन स्थल पर भीड़ बढ़ती गई। रविवार होने की वजह से इंद्रायणी नदी के बढ़ते प्रवाह को देखने के लिए लगभग 100 से 120 लोग मौके पर जमा हो गए। कुछ लोग तो अपने दोपहिया वाहन लेकर भी पुल पर चढ़ गए, जिससे पुल का भार और ज्यादा बढ़ गया। अब माना यह जाता है कि अत्यधिक भार की वजह से यह पुल एकाएक भरभरा कर गिर गया। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी पहले से बढ़ा हुआ था, लोग इसमें बह गए। स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक स्थानीय विधायक सुनील शलके का कहना था कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर भेज दी गई हैं। हताहत जो हैं उनकी संख्या में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रशासन ने जो भी आवश्यकता है वो वहाँ पर जाकर किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पुल को 3 महीने से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, मगर बावजूद इसके वह खुला था और वहां पर्यटक पहुंचे। पुल की हालत पहले से जर्जर थी। भारी बारिश के कारण नदी का पानी तेज बह रहा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल इसमें ध्वस्त हो गया। इस हादसे में लगभग 25 से 30 लोग नदी की तेज धारा में बह गए, ऐसा बताया गया। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस विभाग के मुताबिक अभी तक 5-6 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं और लगभग 10 से 15 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात कर दी गई। बता दें कि 2019 में इस पुल के हिस्से टूटने की खबर सामने आई थी। हालांकि ये किसी बड़े हादसे जैसा उस वक्त नहीं था, लेकिन दिसंबर 2019 में इस पुल के एक हिस्से का ढहना दर्ज किया गया था। उस समय कई रिपोर्ट कहती थी कि पुल लगभग 50 वर्ष पुराना था। ये 2019 की हम बात बता रहे हैं आपको। भारी वाहन, विशेषकर ट्रकों और बसों के कारण वो धीमे धीमे क्षतिग्रस्त हो रहा था। स्थानीय स्तर पर पुल के जर्जर होने से संबंधित कई शिकायतें और आंदोलन भी हुए। विशेषकर 2022 में नए पुल के निर्माण की मांग को लेकर नदी के अंदर तक लोग पहुंचे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जंग प्रतिरोधा लोहे का पुराना निर्माण था, लेकिन बड़े वाहन जिससे गुजरते रहे, इसकी वजह से धीरे धीरे कमजोर होता गया। पुल पर भारी वाहन की आवाजाही पहले से ही प्रतिबंधित थी। 2019 में हुई आंशिक ढहाई के बाद भी इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। चेतावनी बोर्ड कई जगह लगाए गए थे। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा। हादसे में 25-30 लोग बह गए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था इंद्रायणी नदी में। उससे संबंधित ये खबर, इसके ऑपरेशन में स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है
और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाड़ा में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। तो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले हैं और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। यहाँ पे जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का एक टाइम हुआ था वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड पुणे कॉर्पोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही। त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला। रविवार सुबह एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा हो गया, जब केदारनाथ से गौरीकुंड जा रहा एक हेलीकॉप्टर एकाएक क्रैश हुआ। इस त्रासदी में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम और एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। आर्यन एविएशन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के बावजूद उड़ान भरी, जो सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही का एक बड़ा संकेत है। अब सवाल उठता है कि क्या श्रद्धालुओं की जान इतनी सस्ती थी? बादलों से घिरी घाटी में जब विजिबिलिटी 0 के करीब थी, सामने कुछ दिख नहीं रहा था, तब इस हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति कैसे दे दी गई? पायलट की ट्रेनिंग, तकनीक की निरीक्षण, मौसम की जानकारी, क्या ये सब कागजों की खानापूर्ति के लिए है बस? ये वही उत्तराखंड है जहां पिछले महीने 7 जून को रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी और 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लगातार हो रहे इन हादसों से साफ है कि प्रशासन, कंपनियां और हवाई सेवा नियंत्रक एजेंसियां आंखें मूंदे बैठी हैं। 4 धाम यात्रा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इस यात्रा को सुगम बनाने के नाम पर हेलीकॉप्टर कंपनियों को मनमानी की खुली छूट देना अब मौत के टिकट बेचने जैसा है। न मौसम की चिंता है इन्हें, न तकनीकी मापदंडों की कोई पाबंदी इनके ऊपर लागू होती है। जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, वो रास्ते में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। क्या ये कोई सामान्य दुर्घटना या फिर एक सिस्टमैटिक फेल्योर है, जिसकी कीमत आम श्रद्धालुओं को कुछ इस प्रकार से चुकानी पड़ रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगाने और सख्त नियमों की बात कह दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब पहले ही हादसे हो चुके हैं, तब भी क्या कोई सीख ली गई? क्या पहले से मौसम की अनिवार्य क्लियरेंस की व्यवस्था नहीं थी? क्यों हर बार जान जाने के बाद ही कदम उठाए जाते हैं? बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या पर्यटन मंत्रालय और उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए पर कोई जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों को मुनाफे के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़ करने की खुली छूट दी जाएगी? इस हादसे में 1-2 साल के मासूम की भी जान गई है, जिसकी पहचान एक जलने की वजह से मुश्किल ही हो पाई। डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को हिलाकर रख देने वाले जैसा है। 4 धाम रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी और मौसम विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। हर उड़ान से पहले अनिवार्य वेदर क्लियरेंस और जीपीएस ट्रैकिंग की बाध्यता भी होनी चाहिए। दोषी ऑपरेटर कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट एसओपी और स्थायी निगरानी तंत्र जरूर से जरूर लागू किया जाए।
श्रद्धालु की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं सहेंगे। अब बदलाव जरूरी है। ये रिपोर्ट, ये खबर उन सब के लिए एक चेतावनी है जो समझते हैं कि सिस्टम सो रहा है। दूरदर्शन न्यूज उसे जगा रहा है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश से संबंधित ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बादलों में किस प्रकार की उड़ान है, अपने आप में बड़ा सवाल है। जब विजिबिलिटी शून्य थी तो आखिर किसने अनुमति दे दी कि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाए। बेहद हैरान कर देने वाली और दर्दनाक खबर 7 लोगों की जान गई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस प्रकार से ये सिलसिलेवार 3 हादसे अलग अलग पिछले 1.5 महीने में किस किस प्रकार से मई से लेकर आज की तारीख तक, यानी आज 15 जून गौरीकुंड में 7 लोगों की मौत हो गई। 7 जून रुद्रप्रयाग, वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। आप देखिए किस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो है इसको बड़ सूझबूझ के साथ पायलट ने लैंडिंग कराई, लोगों की जान बची, इसमें भी कई लोग सवार थे। 17 मई को केदारनाथ में देखिए किस प्रकार से ये हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ, यहाँ पे भी लोगों की जान बामुश्किल बची, लेकिन आज जान नहीं बची। 7 लोगों की पायलट समेत मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी था। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। लगातार उड़ानें यहाँ पर पैसा कमाने के लिए भरी जाती हैं, लेकिन दरअसल जो इन हेलीकॉप्टर्स में बैठता है उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपनी मौत की टिकट ले रहा है। बिना विजिबिलिटी के अलाउ कर दिया जाता है और ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेते हैं। उसके बाद में किस प्रकार की तस्वीरें आती हैं वो आप इन 3 दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार से धू कर आज हेलीकॉप्टर जल गया। गौरीकुंड 15 जून आज की तारीख, और 7 जून रुद्रप्रयाग की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बीच सड़क पर इसे लैंड कराना पड़ा आनन फानन में, और किस प्रकार से वहां पर भी ब्लास्ट होते होते यह हेलीकॉप्टर बचा। और 17 मई यानी 1.5 महीने के अंतराल में किस प्रकार से ये दुर्घटनाएं घटी हैं वो हम आपको दिखा रहे। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश जो आज हुआ, 7 मौतें हो गई। खराब मौसम के चलते हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते किस प्रकार से कराई गई तो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और मई में भी देखिए किस प्रकार की क्या चीज है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन एविएशन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मासूम की मौत, कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो रही है। ये वो कंपनी है जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। लापरवाह उड़ान, अब कानूनी शिकंजा कसा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आर्यन एविएशन पर धारा 304A समेत कई गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आर्यन एविएशन पर आपराधिक मामला दर्ज, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये जो कंपनीज हैं वो हेलीकॉप्टर यहां से वहां लेकर निकलती हैं। तमाम यात्रियों को केदारनाथ जी के दर्शन कराने से संबंधित 4 धाम यात्राओं तक के पैकेजेस महंगे महंगे दामों में बेचती हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है आर्यन एविएशन पर कार्रवाई से संबंधित। कृष्णा कुमार हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। कृष्णा, आर्यन एविएशन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जरा बताइए क्या है पूरी खबर, किस प्रकार का एक्शन? बिल्कुल, देखिए हमने सुबह से ही जब ये खबर हम प्रमुखता से आज दिन भर हमने दूरदर्शन न्यूज पे दिखाई है और बताया है कि किस तरीके से हेली निजी जो हेली कंपनियां हैं वे लगातार अपने मनमाने ढंग से जो है वो हेली की उड़ान भरते हैं। 1 घंटे में कम से कम 4 उड़ानें भरते हैं और उनको लगातार ओवरलोडिंग में लेके चलते हैं। जहां डीजीसीए ने कुछ दिनों पहले अनुमति दी थी कि 3 से 4 पैसेंजर ही यानी कि यात्री आपको एक बार में लेके जाने हैं, तो वहीं वे पहले की तरह ही 6 सवारी जो है वो अपनी लेके जा रहे थे, जिसमें आज एक हेली हादसा हुआ है। जिसके बाद तमाम डीजीसीए और उत्तराखंड का प्रशासन जो है वो जागा है और उन्होंने सख्त SOP जारी करी है। और जब ये सामने आया है कि जब ये हेली कंपनी जो है ये अपने मनमाने ढंग से सुबह ही एक तरीके से इसने उड़ान भर ली थी, जबकि डीजीसीए की अनुमति, जैसा कि हमने दिन भर ही बताया है अपने दर्शकों को और सरकार को भी एक तरीके से बताया है, जब सरकार ने और यूकाडा डीजीसीए ने अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की दे रखी है कि इस दौरान ही आप अपनी उड़ान भर सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेके। तो सुबह 5:15 बजे हेलीकॉप्टर ने कैसे टेक ऑफ कर दिया और कैसे अपनी सवारियों को लेकर चली गया। तो अब सरकार के जब होश आए तो उन्होंने एकदम मुकदमा जो है वह गिरा है। सरकार एकदम इस पर जो है स्पष्ट तौर पर अब हेली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार जो है वो हमको लगातार दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि सुबह ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूचना मिली है कि हेली एक तरीके से क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है, तभी से वे गंभीर नजर आए हैं पूरे मामले पे और उन्होंने हेली कंपनियों पर जो है रोक लगा दी थी। अब शाम कुछ होते ही होते हेली
जो एक कंपनी थी उस पर पूरी की पूरी रोक लगा दी गई है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है और उसके साथ ही जो उसके अन्य दो पायलट थे उनके लाइसेंस भी जो है अन्य 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्योंकि पायलटों पे भी लगातार सवाल खड़ा होता है कि नियमों की अनदेखी करके आखिर उड़ान क्यों भर रहे थे। तो अन्य हेली कंपनी भी अब इससे होश में आएगी। जो डीजीसीए ने, यूकाडा ने नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करते ही अब आगे की उड़ान जो है लगातार हेली सेवा कंपनी जो है वो जारी रखेगी, ये अब उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरीके से हेली सेवा कंपनी जो है वो लगातार जारी रहती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो उन्होंने कल शाम तक के लिए जो है वो सभी हेली कंपनियों को जो है वो सस्पेंड रखने के जो है वो आदेश दिए थे और यूकाडा और डीजीसीए को आदेश दिए थे कि सभी हेली कंपनियों के साथ मिलकर और सभी विभाग जो है उत्तराखंड के जो है वो मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में अपने जो है वो बैठक करें और आगे के नियम जो है वो तय करें। और ये भी तय हो कि कोई भी अगर नियमों की अनदेखी करे, अपनी मनमानी करे, तो उन पर क्या कठोर कार्रवाई हो सके ताकि ठीक है कृष्णा, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कृष्णा कुमार हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के वो कनेक्ट, उन्होंने बताया कि किस प्रकार का एक्शन जो है वो यहाँ लिया गया है आर्यन एविएशन के ऊपर, जिनका हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ है। 7 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हुई। ओवरलोडिंग का मामला भी सामने आया है। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश में 241 लोगों की जान गई, जिनमें कई डॉक्टर, मेडिकल छात्र और ब्रिटिश नागरिक शामिल नहीं थे। ये बाद में आंकड़ा बढ़ा क्योंकि 241 तो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट में बैठे लोग इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स थे जिनकी मौत हुई। बाद में ये आंकड़ा बढ़कर 275 के पार गया। इस दर्दनाक हादसे को लेकर कई तरह के अटकलें और आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे चौंका देने वाला दावा उभरा वो कि क्या इस विमान का रखरखाव तुर्की की एक कंपनी टर्किश टेक्निक द्वारा किया गया था। इस बीच तुर्की सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या यह खंडन वास्तव में सच्चाई है या फिर रिश्तों में आई तलखी का एक और पर्दा है। AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया। एयरपोर्ट के पास में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर यह प्लेन टकरा गया। हादसे में न केवल विमान सवार 241 यात्री बल्कि हॉस्टल में रह रहे, वहां पर खाना खा रहे, अपनी दिनचर्या में व्यस्त कई डॉक्टर्स भी मारे गए। 242 में से सिर्फ एक यात्री, जिनका नाम रमेश विश्वास कुमार है, वो ही इस त्रासदी में जीवित बच पाए। हादसे के बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह विमान तुर्की की टर्किश टेक्निक द्वारा मेंटेन किया गया था। इस दावे को तुर्की के सेंटर फॉर काउंटिंग डिसफॉर्मेशन ने झूठा और भ्रामक बताया है। उनके अनुसार एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच में जो मेंटेनेंस एग्रीमेंट है वो केवल B777 जैसे बड़े वाइड बॉडी विमानों के लिए है, जबकि यह हादसे का शिकार हुआ विमान B7878 ड्रीम लाइनर है। ये एक बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस सवाल उठा रहा है। ये पूरी कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामरिक और रणनीतिक लड़ाई की परछाई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। यही नहीं, ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उनमें से ज्यादातर तुर्की के थे। तब से भारत और तुर्की के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत में तुर्की से आने वाले सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। सरकार ने भी कई तुर्की कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ऐसे में तुर्कियों को यह डर सता रहा है कहीं यह हादसा उनके खिलाफ बनी अंतर्राष्ट्रीय राय को और खराब ना कर दे। टर्किश टेक्निक द्वारा हादसे के साथ अपने लिंक से इनकार करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। तुर्की सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि यदि हादसे का कोई भी तकनीकी सिरा उसकी ओर गया तो न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी छवि और खराब हो जाएगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की के बयान में कहा गया है कि भले ही हमें पता हो कि विमान की सर्विसिंग किसने की, लेकिन फिलहाल यह सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। तो क्या सच को छुपाया जा रहा है क्या? सुदर्शन न्यूज यह मानता है कि इस हादसे के पीछे तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक साजिश की भी बू आ रही है। भारत को सिर्फ तकनीकी जांच नहीं, डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जांच भी करनी चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की भारत को अस्थिर करने की किसी नई योजना में शामिल है? क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट सामने आएगी इस हादसे की परत भी खुलेगी, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस हादसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अपने एजेंडे को चलाने के लिए किया जा रहा है। एयर इंडिया हादसे के पीछे तुर्की टेक्निक का हाथ हो या ना हो, लेकिन तुर्की द्वारा इतने आक्रामक अंदाज में खंडन करना, भारत में उसकी घटती छवि को लेकर चिंता जताना, यह संकेत जरूर देता है कि कहीं ना कहीं आग तो लगी है। भारत को अब भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। तुर्की ने रखरखाव दावे को खारिज किया है। एआई विमान हादसे से जुड़ा जिस प्रकार से तुर्की का नाम था, उसके बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई हम इसकी मेंटेनेंस नहीं करते थे। AI-171 हादसे में 241 की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और हिंदुस्तान के बीच में किस प्रकार का तनाव था वो आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 4 देशों की यात्रा की अब हम बात करेंगे। देखिए, यात्रा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक शक्ति और सख्त संदेश देने वाली यात्रा बन गई है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जब साइप्रस की धरती पर पहुंचे तो वहां उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, मतलब उनका रेड कार्पेट पर स्वागत हुआ। खुद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और हाथ पकड़कर वो साथ चलते दिखाई दी। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि भारत साइप्रस संबंधों की नई ऊंचाई का प्रतीक है। इस दौरे का पहला मकसद है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को आगे बढ़ाना। साइप्रस इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को टक्कर देता है। अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे रहा है और यूरोपीय देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी है कि भारत अब न सिर्फ एशिया बल्कि पश्चिम दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। साइप्रस और तुर्की के बीच में 1974 से चल रहे विवाद में भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया है। तुर्की ने अवैध रूप से नॉर्थ साइप्रस पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की वो कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे से जोड़ते हुए नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया, जिससे साइप्रस सरकार भड़की। मोदी का यह दौरा पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ को स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अकेला नहीं है, साइप्रस और यूरोप भारत के साथ खड़े हैं। लेबनान युद्ध के समय 2006 में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सुकून में साइप्रस ने जिस तरह से भारतीयों को बचाने में भूमिका निभाई थी, उसे भारत कभी नहीं भूला है। ऐसे समय में जब भारत की विदेश नीति मानवीय संवेदनाओं और कूटनीतिक दूरदर्शिता दोनों को संतुलित करती है, यह दौरा उस सहयोग के प्रति एक कूटनीतिक आभार भी है। साइप्रस ने सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात का समर्थन करता है बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता, NSG और IAEA जैसे संस्थाओं में भारत की एंट्री के लिए भी खुलकर समर्थन करता है। ये वही मंच है जिस पर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार अड़ंगे डालते रहे हैं। ऐसे में साइप्रस जैसे देशों की भूमिका और समर्थन भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोदी की यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। 16 और 17 जून को वो कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां पर G7 शिखर सम्मेलन है, उसमें वो शामिल होंगे बतौर अतिथि। हालांकि कनाडा की ओर से शुरू में न्योता न भेजने की खबरें भी आई थी, लेकिन आखिरकार PM मार्क कार्नी ने खुद फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया। यह भी भारत के बढ़ते प्रभाव और मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता का एक प्रमाण है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये समिट भारत के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि राष्ट्रवादी नीति को स्पष्ट रूप से रखने का मंच भी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियावादी कूटनीति नहीं करता है बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करता है। पाकिस्तान, तुर्की, चीन की धुरी को करारा जवाब देने के लिए G7 जैसे मंचों पर भारत की आवाज को मजबूती से रखने तक ये दौरा नया भारत, शक्तिशाली भारत की तस्वीर पेश करता रहेगा। यह यात्रा सिर्फ एक प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं बार बार, 21वीं सदी के भारत की उभरती हुई वैश्विक पहचान का यह प्रमाण है।
सुदर्शन न्यूज इसे वैश्विक भारत की विजय यात्रा मानता है, जहां एक तरफ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सम्मान और दबदबा बढ़ रहा है। मोदी साइप्रस में चीन तुर्की को सीधी चुनौती, IMEC से भारत ने BRI को किस प्रकार से टक्कर दी, कश्मीर पर साइप्रस ने भारत का साथ कब दिया, G7 समिट में किस प्रकार से भारत का दबदबा दिखेगा, तुर्की पाकिस्तानी गठजोड़ पर भारत का किस प्रकार का ये वार होगा, उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। The external relations is always guided by the vision and policies of the government of India, and for me here I am trying to progress the economic agenda between India-Cyprus economic corridor. See, we have the policy of to become Viksit Bharat by 2047, and this country has a vision to become they have a vision 2035. So there is a synergy there. So we have to see how we can use each other's strengths and work together to achieve those. I think Cyprus' advantage is that it can play as a gateway to the European Union as well as the larger region around it, Middle East, North Africa. And similarly, Cyprus also understands that it has to work with India, and this is quite evident that they are reaching out to India and to have better relations. अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां सामाजिक न्याय और दलित सम्मान की बातें करने वाले नेता खुद सवालों के घेरे में हैं। हम बात लालू यादव की कर रहे हैं। लालू यादव वो नाम जो खुद को पिछड़ों और दलितों की राजनीति का मसीहा बताने में पीछे नहीं हटता है। आज उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मर्यादा का अपमान करते हुए देखे गए लालू यादव। जन्मदिन का मौका था उनका। जन्मदिन के मौके पर बाबा साहब की तस्वीर को श्रद्धा के बजाय पैरों में रखकर न सिर्फ संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, बल्कि करोड़ों दलितों की भावना के साथ भी लालू यादव ने, RJD ने खिलवाड़ किया। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को संविधान का रक्षक बताने वाले राहुल गांधी और महागठबंधन के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो हर सभा में संविधान की किताब लहराते हैं? जब सवाल अपने गठबंधन के नेता पर हो तो क्या संवैधानिक मर्यादा ये भूल जाना ठीक है? क्या दलित सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या बाबा साहब की तस्वीर के साथ ऐसा अपमान सिर्फ इसलिए स्वीकार है क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? सवाल सिर्फ लालू यादव से नहीं है, सवाल कांग्रेस से भी है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। कांग्रेस, जिसके नेता राहुल गांधी हर सभा में संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान बचाने का नाटक करते हैं, इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले। जिन दलित नेताओं और तथाकथित समाज सुधारकों की भावनाएं मामूली घटनाओं पर भी तुरंत आहत हो जाती हैं, वे आज खामोश क्यों हैं? अगर यही हरकत किसी बीजेपी नेता से हुई होती तो अब तक सड़कों पर हंगामा मच चुका होता, टीवी चैनलों पर बहसों की बाढ़ आ चुकी होती। लेकिन यहाँ चुप्पी है क्योंकि सवाल महागठबंधन और लालू यादव पर उठता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म होने का झूठा अफवाह फैलाकर कांग्रेस और महागठबंधन ने बीजेपी को बदनाम किया और उनके वोट काटे। महागठबंधन के नेताओं ने दलित और संविधान के नाम पर लोगों को डराया। लालू अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते दिखे। क्या यह वही? बढ़ेंगे आगे, जनमत पे कुछ और खबरों की बात करेंगे। ईरान इजराइल टेंशन और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 6 जून 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में 5.17 अरब डॉलर की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व 696.656 यानी 696.656 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो अब तक के सर्वोच्च स्तर 704.885 अरब डॉलर के बेहद करीब है। इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा आस्तियों FCA और सोने के भंडार में आई मजबूती है। FCA में 3.472 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि गोल्ड रिजर्व में 1.583 अरब डॉलर का इजाफा। इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDR और IMF के पास जमा रिजर्व में भी हल्की बढ़ोतरी दिखाई दी है।
ये संकेत है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत बना हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व की ये मजबूती न सिर्फ रुपए की स्थिरता को बनाए रखेगी बल्कि विदेश निवेशकों का भरोसा है और मजबूत भी करेगी। साफ है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत लगातार नए आयाम छू रहा है और आने वाले समय में यह मजबूती देश को वैश्विक मंच पर और ऊंचा स्थान दिलाएगी। तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।